सही है। हाय गाइस, देखिए कुछ दिनों से पिछले मतलब आप एक हफ्ता ले लीजिए भाई, पूरे मीडिया में, इंडियन मीडिया में डीलिमिटेशन वुमेन्स बिल, डीलिमिटेशन वुमेन्स बिल, यही चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी जो है ना इंडियन गवर्नमेंट, जो राइट नाउ जो एनडीए लेड गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर के अंदर, वो क्या चाहती है कि जो प्रेजेंट जो सीट्स है, ठीक है, एमपीज के, उसको बढ़ा के 850 के अराउंड कर दिया जाए, मतलब बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन सॉर्ट ऑफ, यू कैन से। मतलब देखिए होता क्या है ना कि जो एमपी के सीट्स है ना, वो हम हर एक स्टेट की जो पॉपुलेशन उसके हिसाब पे एलोकेट किया जाता है, ठीक है, डिवाइड किया जाता है। अब क्या है, जो लास्ट वन था वो भाई 1970 के बाद से, 1972 के आई थिंक के बाद से चेंज नहीं किया गया, ठीक है। अब उसको चेंज करने की कोशिश करें। पिछली बार 2001 में जब बात आई थी तो 25 साल के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया और 2026 आज है। अब उसके ऊपर लुक और किया जा रहा है, देखा जा रहा है, पूरा उसको अमेंडमेंट किया जा रहा है, करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, और गवर्नमेंट किस तरह उसमें एक्शन ले रही है, क्या स्टेप्स ले रही है, और क्यों गवर्नमेंट इसको वुमेन बिल के साथ, वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ ला रही है। ऐसी क्या गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई कि वो जो वुमेन रिजर्वेशन बिल उसके साथ ही डीलिमिटेशन बिल लाना चाह रही है। चलिए समझते इस चीज को डीप में कि क्या है बोल के। चलिए, सो या तो देखिए, रीड्राइंग द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव ब्रेकडाउन ऑफ डीलिमिटेशन वुमेन रिजर्वेशन डिबेट। ओके, देखिए मैं अभी पूरा ब्रेकडाउन करूंगा कि डीलिमिटेशन क्या है और वुमेन रिजर्वेशन डिबेट क्या है बोल के, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक बेसिकली वोटिंग रिजल्ट आ चुके हैं कि भाई ये बिल पास होना है नहीं होना है, मतलब डीलिमिटेशन वुमेन राइट्स, क्योंकि दोनों एक साथ ही आए हैं वोट, ठीक है, पर ये पास नहीं हुआ है। देखिए मैं एक चीज बोलूंगा कि ये अच्छी बात तो नहीं है, वैसे सैड ही है, क्योंकि अब जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है उसको दोबारा एक बार पास करवाना पड़ेगा, और डीलिमिटेशन के लिए न्यू वे ऑफ थिंकिंग के साथ आना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब हाँ, इसमें बहुत सारे जो साउथर्न स्टेट्स है वो रेज कर रहे थे अपने कंसर्न्स, और जो नॉर्थर्न स्टेट्स वो रेज कर रहे थे कंसर्न्स, ठीक है। अब टोटली क्या है कि यस 278 बोला है, नो 211 बोला है आउट ऑफ 489 टोटली। तो ये बिल पास नहीं हो, क्योंकि भाई 2/3 ऑफ द होल प्रेजेंट, मतलब 489 का 2/3, दैट इज 66.66% को यस बोलना पड़ता है ये ओके होने के लिए, बट नहीं हुआ है। तो अभी जो लोग बोलते हैं कि भाई तानाशाही हो गई, तो नहीं यार, डेमोक्रेसी बची है, ठीक है, इतना भी नहीं हुआ है जो लोग हवा मचा रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो चलिए अब ये पास नहीं हुआ, बट समझते हैं कि है क्या बोल के। देखिए, तो द मेन रीजन है द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में ना डेमोक्रेसी में एक रूल है कि 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट, मतलब चाहे भाई कितने भी लोग पूरे इंडिया के अंदर, हर एक बंदे का इक्वल राइट होता है, इक्वल वेटेज होता है वोट का, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब 19 जो फर्स्ट, मतलब जब क्या बोलते हैं, इंडिया में ये एमपीज के एलोकेशन हुआ था अराउंड 1952 के अराउंड हुआ था आई थिंक, ओके। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी तब इंडिया के अंदर थे नियरली 30 CR लोग, जब इंडिपेंडेंस हुआ था, मान रहा है। अब है जो इंडिया की पॉपुलेशन 140 CR है, विच इज नियर टू 440%, और यू कैन से एज अ 5 times ऑफ ग्रोथ, ओके। फोर निकाल दीजिए, 5% ऑफ 5 times ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। अब तब का मतलब तब के डीलिमिटेशन जो है ना, कोई नया टॉपिक नहीं था, ये हमेशा था वैसे टॉपिक, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए डीलिमिटेशन होता क्या है, कि जो एरियास है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और एमपीस के नंबर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो पहले ये चलता था 1970 तक ये चला था पूरा, बट हुआ क्या था कि देखिए नॉर्थ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है वेरी रैपिडली देन दैट ऑफ द साउथ पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई जो व्हाट इज द डिवाइड है, जो द डिवीजन बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ एमपीस इज वेरी गेटिंग हायर एंड हायर। तो इंदिरा गांधी ने तब क्या सोचा, क्योंकि ये 1970 के अराउंड ये फिर डीलिमिटेशन ब्लॉक कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने क्या सोचा कि भाई गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, अनलेस ये गैप और बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई डीलिमिटेशन हम रोक रहे हैं, बिकॉज जो गैप है ज्यादा बढ़ चुके नॉर्थ और साउथ के अंदर, हम जब तक वो गैप कम नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कर सकते बोले। फिर 2001 में ही आता, दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार की तब आता है, तो तब भी ये गैप कम नहीं हुआ, तब और ज्यादा बढ़ गया था। तो दे थॉट ऑफ कि भाई अगले 25 साल में क्या पता है गैप कम हो जाए बोल के।
एंड स्टिल इन 2026 ये गैप कम नहीं हुआ, ये अब भी और बढ़ चुका है। ठीक है, और हमें अभी जो सेंसस आएंगे 2027 के अंदर पता चल जाएगी रियली कितना बड़ा है बोल के गैप। ठीक है, देखिए तो इंडिया में ना मतलब वैसे हर एक कंट्री को जो डेमोक्रेसी उनको ये मेंटेन करना पड़ता है कि एमपी टू पर्सन रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। जैसे लाइक यूके के अंदर 1 एमपी 1 लाख लोगों को मैनेज करता है। अब यूएस में जो है वो 7 से लेकर 8 लाख एक एमपी जो टेक ओवर करता है। इंडिया में ये है 2.5 करोड़ से लेके 2.7 करोड़ के बीच का। अब समझ लीजिए कितना ज्यादा चल रहा है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोलिया, 25 लाख से लेके 27 लाख एक एमपी मैनेज कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना हाई नंबर ऑफ रेशियो चल रही है। सॉरी, ठीक है, देखिए अब 50 ईयर फ्रीज ऑन इलेक्टोरल बाउंड्रीज। तो जब से हम आजाद हुए हैं सिंस 1970 आप मान लीजिए, ठीक है, मतलब जब पहली बार जब डिलिमिटेशन रोक दिया, क्योंकि डिलिमिटेशन पहले क्या था 10 साल के अंदर कर दिया जाता था, मतलब जैसे आपका सेंसस होता है उसके बाद तो डिलिमिटेशन कर दिया जाता था, सीट्स में बड़ा हुआ उतार चढ़ाव चलता रहता। तो ये 50 ईयर 19 से 2020 आप 50 ईयर्स मान सकते हो इस पूरे एरा को, ब्लॉक है, डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ भाई, लोग तो बड़े हैं बट उनका रिप्रेजेंटेशन तो भाई बड़ा ही नहीं है, वो तो और मतलब और क्लमजी होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब करते हैं, मुझे उसको करना पड़ेगा। ठीक है, और जो वैसे क्योंकि अब नए पार्लियामेंट आज की पिछले पार्लियामेंट में क्या था ना, डिलिमिटेशन ना होने का वन ऑफ द मेन रीजन क्या था कि भाई इतनी स्पेस नहीं थी कि भाई उतने लोग हम ला सके। जबकि अब है, क्योंकि अब जो नया पार्लियामेंट बने उसमें नियरली 1,000 लोग तो बैठ सकते हैं, 1,000 लोग नहीं 80 के अराउंड बैठ सकते हैं। तो इतना स्पेस है और इतना ही एमपी बढ़ा भी रहे हैं सीट। ठीक है, देखिए 1976 में ये ब्लॉक हुआ था, 2001 में फिर एक्सटेंशन हुआ 25 ईयर्स का, अब 2026 में फट गया, टोटली ब्लोन आउट हो गया। तो 42nd अमेंडमेंट फ्रीजेस द लोकसभा एट 543 सीट्स बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। इंडिया पॉपुलेशन 550 मिलियन उस टाइम पे था। फिर 84th एंड 87th अमेंडमेंट्स एक्सटेंड द फ्रीज, जब भी अटल बिहारी वाजपेयी, ये था इंदिरा गांधी के टाइम का मतलब कांग्रेस, ये था बीजेपी टाइम का जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। रीड्राइंग बाउंड्रीज अलाउड बट एडिंग न्यू सीट्स स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। मतलब 543 के बाद ये आप ऐड नहीं कर सकते थे। आप चाहे तो जो जो एमपी की जो बाउंड्रीज थी उसको आप रीड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऑन मैप्स ऑन ग्राउंड, बट यू कांट चेंज द नंबर काउंट ऑफ एमपीज। फिर उसके बाद 26 आज का दिन जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन फीस एक्सपायर्स, जो एक्सपायर हो चुके 25 साल का, विद इंडिया पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन। अब 550 बिलियन कहाँ पे, 1.4 बिलियन कहाँ पे यार। द इम्पेंडिंग था फोर्सेस अ मैसिव सडन एडजस्टमेंट। अब रियल रिक्वायरमेंट है उस चेंज की। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए कैटलिस्ट क्या पूरा इसका इस डील इंटरेस्ट में बिल आने की। होता क्या है कि वुमेन कोटा बिल जो है, वुमेन रजिस्ट्रेशन बिल, वो पास हो चुका होता है, 2 साल पहले पास हो गया था बेसिकली वो। ठीक है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब कि 33% ऑफ द होल एमपी सीट्स नीड टू बी प्रिजर्व्ड और रिजर्व फॉर द ओनली वुमेन्स। अब जो राइट नाउ 543 जो अपनी है, क्या बोलते हैं अपने जो एमपीज का जो नंबर है, उस वो भाई उसके अंदर हम 33%, सॉरी उसके अंदर हम 33% अभी रिजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी उसके हम 33% रिजर्व अभी नहीं कर सकते, क्योंकि यार अभी अगर हम कर दे 33%, जो फिर जो लोग है जो एमपी ऑलरेडी सिटिंग एमपी है उनको हमें निकालना पड़ेगा 33%। देन वी नीड टू रीइलेक्ट अ न्यू वुमेन एमपीज इन प्लेस ऑफ दैट। वो अब नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि सीट्स को बढ़ाते हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन करना है वैसे भी हमें, सीट को बढ़ाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, जो नए सीट्स आएंगे वो हम रिजर्व कर देंगे, बचे हुए जो एमपी से जो राइट नाउ गॉट इलेक्टेड वो भी सेफ रहेंगे। मतलब ये पूरा 2029 इलेक्शन के लिए वैसे होगा, अभी नहीं होने वाला ये। ठीक है, ये था इनका पूरा प्लान। बट होता क्या, देखिए सेंसस जो है 2021 का वो डिले हो जाए बिकॉज ऑफ कोरोना, तो क्योंकि सेंसस होने के बाद ही बेसिकली करना होना था ये सब। फिर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ट्रिगर्ड यूजिंग द न्यूएस्ट अवेलेबल डेटा, लोकसभा सीट एक्सपेंशन क्रिएटिंग अ लार्जर टोटल पूल, वुमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेड टारगेट 2029 इलेक्शंस। अब उसमें होता क्या है, देखिए डिलिमिटेशन जो है ना अभी एक मतलब अगेंस्ट में क्या आ रहा है कि भाई 2000, क्योंकि अभी जनगणना चल रही है, ऑलरेडी चल रहा है, तो क्यों ना उसके आने तक रुक जाते, फिर कर लेते हम डिलिमिटेशन, दैट वुड बी अ फेयर वन। क्योंकि आप 2011 के सेंसस 15 साल के बैक का सेंसस आप लेके पूरा कर रहे हो, तो इट्स नॉट करेक्ट, राइट। और ये 2019 तक आपको इंप्लीमेंट करना, तो वाई द हरी राइट नाउ, वाई वाई इट्स हरी पॉइंट राइट नाउ, ओके। तो ये पूरा बोला जा रहा है। फिर देखिए ये जो इसका ट्रिगर पॉइंट है वो था वुमेन्स कोटा, उसी के लिए पूरा किया जाता है। गवर्नमेंट
थोड़ी बहुत जल्दबाजी कर रही है, तो उसी के लिए थोड़ा बैकलैश भी ज्यादा आया है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए द पॉलिटिकल मैथ बिहाइंड 850 सीट एक्सपेंशन। ठीक है, जो अभी 543 सीट्स है उसको 850 सीट्स के अराउंड एक्सपेंड किया जा रहा है, तो नियरली 50% ऑफ द एक्सपेंशन है टोटली का। ठीक है, ये 1971 के सेंसस के बारे में के ऊपर से, ये है 2011 के सेंसस के बारे में के ऊपर ये डिजाइन किया गया। ठीक है, अब रिमेनिंग क्या है, टोटली 567 ओपन सीट्स जो नए आ रहे हैं। ठीक है, ये इसके अंदर 850 के अंदर 33% कोटा, मतलब 283 अराउंड सीट्स है, जो 567 जो नए आए उससे 283 अगर माइनस 4 16 8 दैट इज 284 जो नए सीट्स है वो हो गए फीमेल के लिए रिजर्व, 283 जो फीमेल के लिए पूरी रिजर्व आउट ऑफ 850। यू कैन से आउट ऑफ 50 283 रिजर्व होंगे वुमेन्स के लिए, देन द लेफ्ट 57 फॉर द मेन। ओके, अब देखिए ओरिजिनल नंबर जो है 543 का है, उससे ज्यादा 57 है, तो कोई भी जो राइट नाउ जो एमपी है वो अपना सीट लूज नहीं करेगा। तो ये सब बेसिकली प्लान गवर्नमेंट का। अब देखिए इसका फिलोसफिकल क्लैश क्या आ रहा है, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी आर्गुमेंट, कुछ कुछ देखिए आर्गुमेंट आए तभी तो फेल हुआ है, वो पास नहीं हुआ वो बिल। आर्गुमेंट क्या आ रहा है देखिए, इंडियन सिटीजन इन उत्तर प्रदेश डिजर्व द एग्जैक्ट सेम वोटिंग पावर पार्लियामेंट्री वेट एज सिटीजन केरला। अब देखिए इंडिया में जो नॉर्थ है और साउथ है वो लड़ रही डिलिमिटेशन के ऊपर। बोल क्या रहे कि भाई साउथ का पॉपुलेशन कम है तो क्या हमें रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगी वहां पे इन सेंट्रल। हमने क्या गलती की थी, 9th सेंचुरी में जो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही तो तब हमें ये फैमिली प्लानिंग की कॉन्सेप्ट लाया गया था, और तब साउथ स्टेट्स ने बहुत अच्छा उसको इम्प्लीमेंटेशन किया था देन दैट ऑफ नॉर्थ स्टेट्स। तो साउथ स्टेट्स आर सेइंग दैट आर वी पेनलाइजिंग फॉर डूइंग दैट स्टफ, for implementing the government policies in a correct manner, which north states didn't do. Okay, didn't. Yeah, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यही चल रहा है कि भाई हमने जब इतना अच्छे से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन किया, हमें क्यों सजा दे रहे हो उस चीज की। मतलब देखिए ऑलरेडी यूपी एमपी राजस्थान जो बिहार ये स्टेट्स ही सेंट्रल के ऊपर ज्यादा इफेक्टिवली प्ले करते हैं व्हेन इट्स कम टू सेंट्रल पॉलिटिक्स, साउथ स्टेट्स में नहीं करते। और अब बिकॉज ऑफ द न्यू डिलिमिटेशन और हमारी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएंगे बोल साउथ स्टेट्स बोल रही है, इसी कारण वहां से बैकलैश आ रहा है मेनली फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु। ओके, अब द कोर प्रिंसिपल के डेमोक्रेसी का वन वोट वन पर्सन वन वोट, और द फोकस क्या प्रेजेंट डेमोक्रेसी रियलिटी। बट फेडरल फेयरनेस के हिसाब पे ये है डेमोक्रेटिक इक्वालिटी। बट अगर फेडरलिज्म के हिसाब से बात करें फेडरल फेयरनेस, द साउथर्न स्टेट स्ट्रिक्टली फॉलो द यूनियन फैमिली प्लानिंग mandate losing the parliamentary influence penalizing their success, which I already discussed. The core principle good governance should not be penalized, focus the historical policy compliance। देखिए अब अगर जिस तरह साउथर्न स्टेट्स बोल रहे अगर उस तरह इंप्लीमेंट करें कि हम ज्यादा वेटेज है साउथर्न स्टेट्स को देन दैट ऑफ द नॉर्थर्न स्टेट्स, मतलब सीट्स जो है परसेंटेज ज्यादा बढ़ा दे देन दैट ऑफ द नॉर्थर्न स्टेट्स, देन अब होगा क्या कि जो वेटेज ऑफ द वोट होगा नॉर्थ का वो कम हो जाएगा देन दैट ऑफ द साउथ, एंड वाइस वर्सा भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, if we go by demography then साउथ का कम हो जाएगा, that needs to be taken care right in a correct manner। अब देखिए डेटा जो है वो इस तरह नहीं बोलता है जो जिस तरह साउथर्न स्टेट्स जो मेनली तमिलनाडु और जो केरल से कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को जब ये आया मतलब उनके दिमाग में आया, मतलब उनके नोटिस में आया कि भाई साउथ स्टेट से कंप्लेन कर रही है, तो देन दे कम विद द न्यू थिंकिंग ऑफ दैट लाइक 50% सीट्स हर एक स्टेट में बढ़ा दी जाएंगी, जिससे क्या होगा जो बैलेंस है राइट नाउ जितना ये मतलब 20% या वॉट एवर 25% जो साउथ स्टेट अवेल करती है इन द सेंट्रल पॉलिटिक्स वो मेंटेन रहे। ठीक है, इसी हिसाब से हम देखें तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है 50% हर एक स्टेट में 50% बढ़ा दिया गया, 80 to 120, तमिलनाडु 29, कर्नाटका 28 to 42, आंध्र प्रदेश 25 to 38, केरल 20 30, ये सब बात देंगे, ये है सब प्लस 50% ऑफ द ओरिजिनल सीट्स बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, बट नॉर्थन स्टेट सब कंप्लेन करने लग गए। ठीक है, अब देखिए द फेडरल सीसॉ ऑफ पॉलिटिकल वेट, साउथर्न लीडर्स फियर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन विल शिफ्ट नेशनल पावर एंटायरली टुवर्ड्स अ हिंदी हार्टलैंड। ओके, तो वही जो साउथर्न स्टेट्स बोल रही है कि भाई हमने क्या पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, पूरा नॉर्थ पॉपुलेशन अब बढ़ गया, तो भाई पॉलिटिकल पर पूरा जो नॉर्थ बेल्ट है इंडिया को उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा द डेमोग्राफिक वाइल्ड कार्ड। देखिए आप जो साउथ वाला बंदा है ना वो क्या बोल रहा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन माइग्रेट टुवर्ड्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन टेक कंस्ट्रक्शन द हेल्थ केयर। अब जो मेन इकोनॉमिक लोग क्या बोल रहे हैं ना कि अगले कुछ सालों के अंदर क्योंकि नॉर्थर्न स्टेट्स
are not that much better than that of southern states, because southern states are tech hub or production hub, we can say. तो जो नॉर्थ वाले लोग हैं वो साउथ में माइग्रेट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये पूरा जो पैरिटी है वो सेट हो जाएगा बोल के वो बोल रहे हैं, बट it's not the case, yeah. I mean, it's not that much of easy, or it won't take that much of rest time. It will take a lot of time to happen, that kind of stuff. Okay, so over the next 20 to 25 years, internal migration will organically increase the population of southern states, gradually stabilizing the representation gap without punishing local birth rates. But that won't happen in a near time. Okay, because भाई हर एक बंदा एट द एंड ऑफ द डे अपने स्टेट जाना ही चाहता है, ठीक है, वो जाएगा भी, वर्क के लिए आता है बाहर, वरना बंदा घर चले जाता है वर्क हो जाने के बाद। मतलब लेट्स अप भाई आप रिटायर हो चुके तो अपने घर ही जाएगा ना यार, वो लेट्स यूपी का बंदा कर्नाटक में क्यों रहेगा यार, रिटायर होने के बाद वो जाएगा यूपी में अपने घर बसाएगा और करेगा जो बंदा करना चाहता है वो, ठीक है। तो ये आई वुड से दैट्स नॉट अ कर्ट वे टू डील विद द स्टफ। ओके, अब थ्री ब्लूप्रिंट्स फॉर द मिडिल पाथ देखिए। अब ये आई वुड सॉर्ट ऑफ द थ्री वेज which can be suggested to the government to manage. One is pure population base, आप दे सकते हो इन सीट्स को। तो अब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम डेमोक्रेटिक इक्वालिटी बट मैसिव फ्रिक्शन फ्रॉम साउथर्न स्टेट्स, जो नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट ऑल 856 strictly by 2011-26 census data, it should not happen. Okay, the status quo ratio ऐसा करे कि भाई एक्सपैंड 850 सीट्स बट लॉक इन द करंट परसेंटेज शेयर ऑफ ईच स्टेट, जो अभी किया गवर्नमेंट ने वो यही किया है, ठीक है, हर एक को 50% इंक्रीज कर दिया गया। द बैलेंस फॉर्मूला कि by hybrid model will expand the house implemented the 33% women's quota and base seat allocation on the weighted formula considering both population and existing state ratios. I don't think ये इतना easy हो सकता है, but या जो अभी existing ratio women quota का कर दे, but ये that's not that much of easy because जो women की population again it change based on the states also, so representation कम और ज्यादा हो सकता है, then at the end of the day it will change the what do you say effectiveness, okay, of the bill. तो ये था पूरा क्या बोलते बिल के बारे में आपको मोटा मोटी की क्या है बोल के, ठीक है। ये एक टर्निंग पॉइंट आई वुड से कि कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। अब आपको हमें ये देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट के पास तो बिल फेल हो चुका है, ये मतलब असेंबली से पास नहीं हुआ है, ठीक है, लोअर हाउस से पास नहीं हुआ है, इट मींस ये इट वोंट गो फॉर द अपर हाउस। तो अब गवर्नमेंट दोबारा इसको जब लाएगी, रिट्रेट करके लाएगी व्हेन इट वांट्स टू कम इनटू द लोअर हाउस अगेन, तो गवर्नमेंट को एक क्लेवर वे में आना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्लेवर वे में फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। देन वी नीड टू लुक दैट ये कि क्योंकि देखिए 2029 से पहले तो डेफिनेटली इनको ये पास करवाना ही पड़ेगा कैसे न कैसे भी। अब देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट क्या करती है। तो आई थिंक अगर आपको पसंद आया होगा पूरा मेरा ये एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद एंड जय भारत।